स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती और शादी में शामिल होने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। मेहमानों को करवाना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। 20 से ज्यादा लोग शादी में नहीं हो सकेंगे शामिल। तो नई गाइडलाइंस सामने आई है। उत्तराखंड में कोरोना के बीच में मेहमानों को करवाना होगा आरटीपीसीआर। बिना आरटीपीसीआर का टेस्ट कराए और नेगेटिव रिपोर्ट आए आप शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि 20 से ज़्यादा लोग शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे। शादी में शामिल होने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट होनी ज़रूरी है। तो जो मेहमान आएंगे, जो 20 लोग होंगे, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना बेहद ज़रूरी है। उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू में और सख्ती देखी जा रही है और नई गाइडलाइंस आई हैं उत्तराखंड में। और शादी में शामिल होने के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ज़रूरी है। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोरोना डेटा का सही एंट्री हो, ये कहना है सीएम रावत का। और सीधे आपको ले चलते हैं नोएडा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। सेकेंड वेव का संक्रमण काफी तीव्र है और फर्स्ट वेव की तुलना में अगर हम देखें तो 30 से लेकर 50 गुना इसके संक्रमण ज्यादा मामले सामने आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर कोरोना के खिलाफ लड़ाई प्रभावी ढंग से लड़ने का प्रयास हो रहा है और इस लड़ाई में देश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की भी अपनी प्रभावी भूमिका है। उत्तर प्रदेश अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास कर रहा है। हमारे यहां पीक के बारे में जो एक विशेषज्ञों को आशंका थी कि 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर पीक आएगा और इस दौरान लगभग 1 लाख केस पर डे उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 अप्रैल को 38,055 पॉजिटिव केस आए थे। 30 अप्रैल को प्रदेश के अंदर सर्वाधिक एक्टिव केस थे, वो थे 3,10,000। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं 10,600 हैं और एक्टिव केस अब प्रदेश के अंदर घट करके 3,10,000 से घट करके अब 1,63,000 पे आ गए हैं। हम लोगों ने टेस्ट एंड ट्रीट के लिए अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन पूरे प्रदेश के अंदर चलाया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर जनपद की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर जनपद में यहां पर 27 अप्रैल को 10,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए थे और आज 400 से कम है। एक अभियान पूरे अभियान को लेकर के हम लोगों ने वो किया है और प्रदेश के अंदर जब फर्स्ट वेव आई थी तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा केस आए थे वह 7,200 आए थे। एक्टिव केस प्रदेश के अंदर जो सर्वाधिक हुए थे वह 67,000 तक गए थे। पहला जब केस यूपी के अंदर आया था 2 मार्च 2020 को, तब हमारे पास प्रदेश में न टेस्ट की क्षमता थी, न कोई भी हमारे पास आइसोलेशन बेड था जहां पर हम कोविड पॉजिटिव का उपचार करा सकें। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार की मशीनरी ने अपने सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक तंत्र और सभी संगठनों संस्थाओं के सहयोग से आज हम प्रतिदिन 2.5 लाख से लेकर 3 लाख टेस्ट प्रतिदिन प्रदेश के अंदर कर रहे हैं।
प्रदेश अब तक 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट संपन्न कर चुका है। प्रदेश के पास L2, L3 फैसिलिटी के 80,000 बेड्स वर्तमान में मौजूद हैं, जहां पर हम कोरोना पॉजिटिव के उपचार की सुविधा वहां पर उन्हें उपलब्ध करा सकते हैं। केंद्र सरकार 45 से ऊपर हर व्यक्ति को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। राज्य सरकार 18 से लेकर 44 वर्ष के बीच के हर व्यक्ति को, हर युवा को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। हम लोग प्रदेश में अब तक 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं और वैक्सीनेशन की कार्रवाई हमारी प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रही है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। 45 प्लस के लिए वैक्सीनेशन 2500 सेंटर में हमारा अब तक चल रहा था। हम लोगों ने 18 प्लस को 15 मई से प्रारंभ किया था। पहले चरण में हम लोगों ने 7 जनपद लिए थे जहां पर एक्टिव केस और पॉजिटिविटी सर्वाधिक थी। हमने दूसरे चरण में प्रदेश के अंदर अपने सभी नगर निगमों को इसके साथ जोड़ा था और अब तीसरे चरण में हम लोग कल से नगर निगम के साथ साथ हमारी जितनी भी कमिश्नरी मुख्यालय हैं वहां पर वैक्सीनेशन के इस कार्यक्रम को 18 प्लस के लिए भी प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कल से 23 जनपदों में हमारी वैक्सीनेशन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। एक जो आशंका फिर से व्यक्त की जा रही है कि गांव में कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़े हैं या बढ़ रहे हैं, बढ़ सकते हैं। हम लोगों ने इसकी भी एक व्यापक रणनीति 2 मई से ही प्रारंभ कर दी थी। हमारी निगरानी समिति हर ग्राम पंचायत में है। 97,000 राजस्व गांवों को केंद्र में रख करके निगरानी समिति स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है। पेशेंट को वहां पर कोविड पॉजिटिव को जो लक्षण युक्त हैं या संदिग्ध हैं उन सभी को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाती है। मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद उनकी एक सूची बना करके ITPS इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में ये सूची उपलब्ध करवाई जाती है और कोविड कंट्रोल सेंटर से फिर रैपिड रिस्पांस टीम वहां जाकर के उन सभी लक्षणयुक्त और संदिग्ध जितने भी लोग पाए जाते हैं उन लोगों का वहां पर कोरोना टेस्ट किया जाता है। उसी हिसाब से उनकी व्यवस्था की जाती है। अगर उनमें कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें होम आइसोलेशन में सेपरेट रूम और टॉयलेट है तो होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें क्वारंटीन सेंटर या हायर सेंटर में रिफर किया जाता है। इसके लिए हम लोगों ने एम्बुलेंसेस की 1500 से अधिक डेडिकेटेड एम्बुलेंस इसके लिए पूरे प्रदेश के अंदर हम लोगों ने तैनात की है। इसके साथ ही हम लोगों के पास 350 हमारे पास एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस भी हैं जिनका हम उपयोग इन सभी कार्यों के लिए भी इसके साथ कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक या देश के अंदर या दुनिया के अंदर एक जो नई आशंका व्यक्त की जा रही है कि सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी आएगी। थर्ड वेव पर भी प्रभावी अंकुश लगाने की दृष्टि अभी से प्रदेश सरकार ने अपनी कार्य योजना बनानी शुरू की है। हर जनपद में प्रशासन से कहा गया है कि महिला और बच्चों के लिए एक हॉस्पिटल डेडिकेटेड अभी से तैयार कर लीजिए। 108, 102 की हमारे पास 2200 एम्बुलेंस है जो महिला और बच्चों के लिए डेडिकेट की गई हैं उनकी इमरजेंसी सेवाओं के लिए और उन हॉस्पिटल से टेली कंसल्टेशन उनको उपलब्ध करवाने के लिए। इसके अलावा हर जनपद में यह भी व्यवस्था की गई है कि हम ये सुनिश्चित करें कि थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसका शिकार बच्चे ज्यादा हो सकते हैं, उनकी चपेट में आ सकते हैं। इसलिए पीडियाट्रिक का ICU हर एक जनपद में, हर एक मेडिकल कॉलेज में बने, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा दें क्योंकि उत्तर प्रदेश इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ एक लड़ाई लंबे समय से लड़ा है। 2017 से 2020 के बीच में हम लोगों ने
इसके मामलों में 95% मृत्यु दर को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए हम लोगों के पास ईस्टर्न यूपी के उन जनपदों में जो इंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित थे, वहां पर पहले से टीके बने हुए हैं। पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन और टेक्नीशियन, पैरामेडिक्स, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, इन सब का वहां पे नियमित ट्रेनिंग भी चलती है। केजीएमयू को भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। हमारे साथ पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं, उनकी एक नई चैलेंज ब्लैक फंगस को लेकर के आई है। कल राज्य सरकार ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है और इस संबंध में एक वर्चुअल ट्रेनिंग का कार्यक्रम भी हर एक जनपद में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेजेस, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ, सीएमओ के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, उनके जितने भी फिजिशियन और विशेषज्ञ हैं उनके साथ एक व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि ब्लैक फंगस से भी हम लोग, जैसे CFR अभी तक हमने प्रदेश के अंदर नियंत्रण रखा 1% के आसपास है, ब्लैक फंगस में उपचार में कहीं समस्या ना आने पाए, वहाँ पर किसी भी अन्य प्रकार की समस्या का समाधान समय से हो सके और व्यापक जागरूकता का भी एक कार्यक्रम चलना चाहिए। ब्लैक फंगस का कारण क्या है? ज़्यादा स्टेरॉइड लेना, अनियंत्रित डायबिटीज होना या फिर टेस्ट कराने से भागना, ये बहुत सारे कारण इन चीज़ों के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब के बारे में भी कल एक विस्तृत एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की जा चुकी है और उसका एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम कल प्रारंभ हुआ है और उसको हर एक जनपद के साथ जोड़ करके ब्लैक फंगस के उपचार की भी व्यवस्था हर एक जनपद में हो सके, इसके लिए राज्य सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। गौतम बुद्ध नगर जनपद में, जो कि दिल्ली से सटा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जा सकता उपचार के लिए। हर व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति को उपचार की सुविधा मिलनी चाहिए। प्रशासन से स्पेशली कहा गया है ऑक्सीजन की कमी कहीं न होने पाए। ऑक्सीजन के लिए हम भारत सरकार के आभारी हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस और एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से आज ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रदेश के अंदर और देश के अंदर की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर जनपद में 3 नए ऑक्सीजन प्लांट भी स्वीकृत हुए हैं, जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में आत्मनिर्भरता की दिशा में इस जनपद को आने वाले समय में ले जाने में सफल होगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है आप सबसे ही मेरी अपील होगी कि हम लोग एक महामारी से जूझ रहे हैं, एक महामारी का सामना कर रहे हैं। हम कोरोना को एक सामान्य फ्लू न माने, इसलिए जागरूकता और लोगों के मनोबल को बढ़ाए रखने के लिए जितना अधिक हम उनके संबल को बांधने में मदद कर सकें। हाई रिस्क कैटेगरी के लोगों के लिए विगत पहली वेव से ही कहा जा रहा है कि वे संक्रमण से बचें, हर हाल में संक्रमण से बचें, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से नीचे के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हो या कम इम्यूनिटी से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, वे सभी लोग घर के बाहर न निकलें, घर में भी मास्क लगाएं। शेष अन्य लोगों को भी अगर घर के बाहर निकलना हो आवश्यक कार्य से तो ही निकलें और वह भी मास्क लगा करके 2 गज की दूरी पालन करते हुए अगर वे इन नियमों का पालन करते हैं तो कोरोना के खिलाफ जो एक लड़ाई पूरा देश मिलकर के लड़ रहा है, इसमें बेहतर परिणाम आ सकते हैं। इस जागरूकता के कार्यक्रम के साथ पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए आपका भी जो सहयोग इस संबंध में मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आम पब्लिक को भी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ा करके टीम भाव के साथ हम इस लड़ाई को जीतने में और प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित करने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो यूपी में कोरोना को लेकर तेजी से काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा पहुंचे हुए हैं और यहां पर वो पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी बात रखी है, कई सारी बातें कही हैं। कोरोना से जंग लड़नी है, स्क्रीनिंग और टेस्टिंग पर फोकस किया जा रहा है।
सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं, कोरोना डेटा का सही एंट्री हो। और सीएम रावत ने ये सारी बातें कही हैं, हर लेवल पर मेडिकल किट की उपलब्धता हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। तीसरी लहर से भी निपटने के लिए तैयारी करें। पहाड़ों पर कोरोना को रोकना है, ये बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। और उत्तराखंड से बड़ी खबर है आज की, आपको बता दें न्यूज़ वन इंडिया की खबर का स्पीकर ने लिया संज्ञान। पुलिस के समर्थन में आए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष, ग्रेड पे विवाद पर सीएम तीरथ सिंह को पत्र लिखा है। स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, पुलिस वालों को पहले की तरह ग्रेड पे देने की मांग की है। 2800 की जगह 4600 का ग्रेड पे देने की मांग की गई है। महामारी में पुलिस वाले हैं फ्रंटलाइन वर्कर, स्पीकर की तरफ से कहा गया है। ऐसे निर्णय से मनोबल पर पड़ेगा बुरा असर। न्यूज़ वन इंडिया ने दिखाया था पुलिस वालों का दर्द। 13 मई को देवभूमि के चक्रव्यूह में हुई थी डिबेट। और उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना की 5,654 केस सामने आए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 197 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में 24 घंटे में 5,654 लोग ठीक हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 80,000 एक्टिव केस हैं। तो उत्तराखंड का आंकड़ा क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। कोरोना को लेकर अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। अभी कितने केस हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं, ये आंकड़ा हमारे सामने है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 5,654 केस हमारे सामने आए हैं। 24 घंटे में 197 लोगों की मौत हुई है। 5,654 लोग ठीक हुए हैं और 80,000 एक्टिव केस कोरोना के सामने आए हैं। देहरादून में कोरोना के 1,423 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में 464 नए केस सामने आए हैं। उधम सिंह नगर की बात करें तो 691 नए केस सामने आए हैं। नैनीताल में कोरोना के 1,037 नए केस अब तक सामने आए हैं। टिहरी गढ़वाल में कोरोना के 405 नए केस अब तक सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 482 नए केस सामने आए हैं। और कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी। बिना कोरोना रिपोर्ट अस्पताल में भर्ती हो सकेंगे मरीज। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर पंकज पांडे ने आदेश जारी किए हैं। मरीज से कोई पहचान पत्र भी नहीं मांगा जाएगा। दूसरे शहर के मरीजों का भी होगा इलाज। अस्पताल नहीं कर सकेंगे इलाज से इनकार। तो ये एक अच्छी खबर है, अच्छी पहल है कि आपको कोरोना की रिपोर्ट ज़रूरत नहीं है अस्पताल में अगर भर्ती होना है तो। कोरोना मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब अस्पतालों में भर्ती होने के लिए रिपोर्ट ज़रूरी नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर से आम जनता के बचाव को लेकर पुलिस मुस्तैदी से जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्मिक रात दिन ड्यूटी में जुटे हुए हैं। जहां ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है, वहीं रात के समय गरीब और असहाय लोगों की मदद की जा रही है। पुलिस के जवान आम जनता की हर संभव मदद में जुटे हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पुलिस अब तक 5,636 व्यक्तियों के खिलाफ चालान कार्रवाई कर चुकी है, जिससे लगभग 9 लाख रुपए का अर्थदंड वसूला गया है। वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में 3 के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य किया जा रहा है। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस जहां लोगों को जागरूक करने के साथ ही मदद के लिए आगे आ रही है, वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। कोविड संक्रमण की द्वितीय लहर से बचाव को देखते हुए 24 मार्च से अब तक पुलिस 5,636 चालान काट चुकी है, जिसमें मास्क न पहनने के 1,812, सामाजिक दूरी का पालन न करने पर 3,749 व्यक्तियों और पुलिस अधिनियम के तहत 75 व्यक्तियों के चालान किए जा चुके हैं। इन सभी चालान की कार्रवाई से अब तक
कुल 9 लाख रुपए का शमन शुल्क वसूला गया है। इस दौरान चालान के उपरांत कुल 7,248 व्यक्तियों को मास्क वितरित किए गए हैं। देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में बाकी जिलों की भांति यहाँ भी संक्रमण कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो भी कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, इसमें राज्य सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनका पूरी तरह से पालन करा जा रहा है। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है। 24 मार्च से लेकर आज तक लगभग हमने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क में 5,000 चालान किए हैं। इसके अलावा 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया है, जिनके द्वारा बिना अनुमति के कुछ आयोजन किए जा रहे थे। इसके अलावा अलग अलग जगह पर ड्यूटी लगी हुई है पुलिस की। वैक्सीनेशन सेंटर्स हमारे लगभग 30 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन हो रहा है। देखिए, और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।